क्या आप सोच सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत, भूटान और बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा है, उसके ऊपर चीन एक विशाल जलविद्युत बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। यह कोई नई योजना नहीं है। दशकों से यह चीन की सोच का हिस्सा रही है। लेकिन 2020 में जब इसे उनकी 14वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया, तब यह साफ हो गया कि अब इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और अब 25 दिसंबर 2024 को इस परियोजना को आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। ये 60 गीगावाट का हाइपर बांध तिब्बत के मेडो काउंटी में ब्रह्मपुत्र के ग्रेट बेंड क्षेत्र पर बनाया जाएगा। सोचिए, इस एक फैसले का हमारे देश, भारत, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों पर कितना गहरा असर होगा। नदी का पानी, जो हजारों किसानों की आजीविका है, जो करोड़ों लोगों की प्यास बुझाता है, उसका प्रवाह अब किसी और के नियंत्रण में होगा। क्या हमें इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या यह सिर्फ एक बांध है या फिर एक नई चुनौती जो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है? सदियों से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे लोग नदी के बहाव और बदलावों के साथ जीना सीख गए हैं। उनकी परंपराएं, उनका ज्ञान और उनका जीवन इसी नदी पर टिका हुआ है। लेकिन अब बड़े बड़े जलविद्युत बांधों की योजनाओं ने उनकी इस परंपरागत समझ को बेकार बना दिया है। चीन, भारत और भूटान जैसे देशों के इन बांधों ने आपदाओं की रफ्तार और उनके असर को इतना बढ़ा दिया है कि इन समुदायों के पास इनसे निपटने का कोई साधन नहीं बचा है। तिब्बत में ऊपर के इलाकों में रहने वाले लोग हों या भारत, भूटान और बांग्लादेश में नीचे बसे गांव, सभी को इन विशाल बांधों के साए में जीना पड़ रहा है। उनकी जमीनें, उनकी आजीविकाएं और उनका भविष्य सब खतरे में हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका पानी भारत और बांग्लादेश के किसानों और लोगों के जीवन के लिए जरूरी है, वह यारलुंग त्संगपो नदी के प्रवाह पर निर्भर करती है। लेकिन चीन, जो ग्रेट बेंड इलाके में एक विशाल बांध बनाने की योजना बना रहा है, इस नदी के सतत प्रवाह को रोक सकता है। सोचिए, इसका क्या असर होगा? पानी का स्तर नीचे गिर जाएगा। नदी बेसिन में बारिश और मानसून के पैटर्न बदल जाएंगे। भूजल खत्म हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा असर उन किसानों पर होगा जो अपने खेतों के लिए इस पानी पर निर्भर हैं। यह सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है। ये उन लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है जो इस नदी पर निर्भर हैं। यह हिमालय के नाजुक पर्यावरण का सवाल है। क्या हम इस खतरे को नजरअंदाज कर सकते हैं? ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय हिमालयी नदी बेसिन है जो 4 तटवर्ती देशों में फैला हुआ है। चीन इस नदी तंत्र का सबसे ऊपरी तटवर्ती देश है, जहां से यह नदी तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र TAR में उत्पन्न होती है और वहां इसे यारलुंग त्संगपो या त्साम्पो के नाम से जाना जाता है। भारत और भूटान चीन के मुकाबले निचले तटवर्ती देश हैं, जबकि बांग्लादेश के मुकाबले ये मध्य तटवर्ती देश हैं। बांग्लादेश, जो सबसे निचला तटवर्ती देश है, से यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सभी तटवर्ती देशों ने नदी बेसिन में प्रमुख जल अवसंरचना परियोजनाएं योजनाबद्ध की हैं, जैसे जल विद्युत बांध, नदी नियंत्रण के लिए बांध, सिंचाई बांध और बैराज। यह मानचित्र तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र, चीन से होकर भूटान और भारत के माध्यम से बांग्लादेश में बहने वाली नदी के प्रवाह को दर्शाता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यारलुंग त्संगपो भी कहा जाता है, को लेकर चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है। चीन ने ग्रेट बेंड क्षेत्र में अपनी अब तक की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना शुरू करने का ऐलान किया है। वहीं भारत ने इसका जवाब देते हुए अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में अपने सबसे बड़े बांध की योजना बनाई है। इधर भूटान भी चुप नहीं है। वह भी कई छोटे और मध्यम आकार के बांध बना रहा है। लेकिन इन सभी परियोजनाओं से डाउनस्ट्रीम यानी भारत और बांग्लादेश के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को काफी चिंता हो रही है। दुर्भाग्य से ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के देशों चीन, भारत, भूटान और बांग्लादेश ने अभी तक 2014 के संयुक्त राष्ट्र जल संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसका मतलब यह है कि नदी के पानी पर पहले उपयोग का अधिकार कोई देश कानूनी रूप से लागू नहीं कर सकता। चीन और भारत के बीच 2006 से एक विशेषज्ञ स्तर का तंत्र ELM है, जहां दोनों देश नदी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और जल संबंधी डेटा साझा करते हैं।
लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच ऐसी कोई ठोस संधि नहीं है जो इन सीमावर्ती नदियों के उपयोग को व्यवस्थित करे। इस तनाव को और बढ़ाता है दोनों देशों के बीच भूमि सीमा विवाद। ब्रह्मपुत्र नदी अब केवल पानी की नहीं, बल्कि रणनीतिक शक्ति प्रदर्शन की भी एक जगह बन गई है। यह नदी, जो लाखों लोगों की जिंदगी का आधार है, अब दो बड़ी ताकतों के टकराव का केंद्र बन गई है। सोचिए, इसका क्या असर होगा उन लोगों पर जो इस नदी पर निर्भर हैं। सोचिए, हिमालय की नदियां जो हजारों सालों से जीवन और पर्यावरण को संवार रही हैं, आज कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही हैं। एक नई किताब, रिवर्स ऑफ द एशियन हाईलैंड्स फ्रॉम डीप टाइम टू क्लाइमेट क्राइसिस, में हिमालय की नदियों को अरबों साल पुराने उनके इतिहास और आज के जलवायु संकट के बीच जोड़ा गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे राष्ट्र राज्य बड़े बड़े बांध बनाकर इन नदियों को सीमाओं में बांधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये फैसले नदियों और उनके प्राकृतिक जीवन चक्र को तोड़ रहे हैं। तिब्बत की नदियां, जहां से हिमालय की कई बड़ी नदियां निकलती हैं, न केवल वहां की बर्फ और ग्लेशियरों के लिए, बल्कि पूरी पृथ्वी की जलवायु के लिए भी बेहद जरूरी हैं। मानसून की बारिश, जलवायु की धाराएं, सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में ग्लेशियर झीलें फटने की घटनाएं ग्लोव्स बढ़ रही हैं। अक्टूबर 2023 में सिक्किम के चुंगथांग बांध का टूटना इसका उदाहरण है, जिसने नीचे की ओर बसे गांवों में जीवन और संपत्ति को बर्बाद कर दिया। ये बड़े बड़े बांध नदियों की आज़ादी छीन रहे हैं। नदियों के साथ जुड़े समुदाय जो खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं, उनकी आजीविका खतरे में पड़ रही है। जैव विविधता और नदी के जीव जंतु सब प्रभावित हो रहे हैं। अगर ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन पर ये सभी बांध बनाए गए, तो यह इलाका एक खतरनाक क्षेत्र में बदल जाएगा, जहां हर साल बाढ़ और तबाही का खतरा मंडराता रहेगा। इतिहास भी हमें सबक देता है। 1950 में तिब्बत के मेडोग इलाके में आए भूकंप ने पूरे नदी क्षेत्र को हिला दिया था। असम और बांग्लादेश में इसका असर आज भी देखा जा सकता है, जहां हर साल बाढ़ एक नई तबाही लेकर आती है। और अब चीन उसी मेडोग इलाके में एक विशाल बांध बना रहा है। फिलिप बॉल अपनी किताब वाटर किंगडम ए सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ चाइना में लिखते हैं कि चीन यारलुंग त्संगपो को बागी नदी मानता है, क्योंकि यह ग्रेट बैंड पर अचानक दक्षिण की ओर मुड़कर भारत में प्रवेश करती है, जबकि चीन की ज्यादातर नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। चीन इसे सुधारने के लिए बड़े बड़े बांध बना रहा है, लेकिन भारत को इस मामले में जिम्मेदारी दिखानी होगी। बांध के जवाब में बांध बनाने की होड़ से कुछ नहीं होगा। इससे पूरे हिमालय का पर्यावरण और जलवायु व्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। यह नदियों और उन पर निर्भर करोड़ों लोगों की जिंदगियों को एक स्थायी संकट में डाल देगा। हमें इस अद्भुत हिमालयी क्षेत्र को बचाने के लिए सही कदम उठाने होंगे, न कि इसे और तबाही की ओर धकेलना चाहिए।